बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे इस जुर्म का एतराफ़ करना पड़ रहा है कि हम मीडिया वाले आजकल आपको एजुकेट करने की बजाय या इन्फॉर्म करने की बजाय बाज़ औक़ात डिसइन्फॉर्म ज़्यादा करते हैं। हम जो इंतहाई नाज़ुक और अहम मामलात भी होते हैं, मसलन क़ानूनी मामलात को देख लीजिए, तो हम टिकर दे के या मामूली सा ख़बर दे के आपको तो बता देते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो क़ानूनी मामलात होते हैं और मुझ जैसे लोगों को भी समझ नहीं आते। आज का प्रोग्राम मैंने अपनी एजुकेशन के लिए भी रखा है और आपकी एजुकेशन के लिए भी रखा है। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ के केसेस क्या है, उनकी नौइयत क्या है, इमरान ख़ान के केसेस क्या हैं, उनकी नौइयत क्या है, और जस्टिस फ़ायज़ा के ख़िलाफ़ रेफरेंस क्या थी, उसकी नौइयत क्या थी, और मौजूदा जो जज साहिबान हैं मुअज़्ज़ज़, उनके ख़िलाफ़ अगर रेफरेंसेस गए हैं तो उसकी नौइयत क्या है। और मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि इस वक्त टॉप के जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद है। जनाब हसनात मलिक साहब, जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जनाब हसन अयूब ख़ान साहब और जनाब मतीउल्लाह जान साहब। मतीउल्लाह जान साहब, आप ही से आगाज़ कर देते हैं। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कौन कौन से मुक़दमात ज़ेर समाअत है और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कौन कौन से मुक़दमात ज़ेर समाअत है? देखिए, नवाज़ शरीफ साहब को तो सज़ा हुई, नाअहली हुई। बुनियादी तौर पे उनकी जो नाअहली हुई वो पनामा केस में पहले नहीं हुई, सबसे पहले तो अकामा केस में हुई। और ये जो पनामा पे JIT बनी थी, उसने एक अकामा निकाल लिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस काबिल भी नहीं समझा कि उसको ट्रायल के लिए भेजा जाए। वहाँ खड़े खड़े वकील से सवाल जवाब करके वज़ीर आज़म को उन्होंने नाअहल करार दे दिया कि ये अकामा जो है ये डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, और उसका ताल्लुक़ बराह रास्त उनके बेटे की अपनी कंपनी में था, UAE की कंपनी से, जिससे उन्होंने तनख्वाह ली नहीं थी, लेकिन वो रिकॉर्ड के मुताबिक वो तनख्वाह ले सकते थे। वो रिसीवेबल करार दे के उसको ब्लैक लॉ डिक्शनरी को बुनियाद बना के उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। तो मेरे ख़्याल में इस तरह की सरसरी जो है समरी ऑफ एविडेंस मैं कहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की, इस तरह की कार्रवाई कोई भी इमरान ख़ान के साथ नहीं हुई थी। उसके बाद जो हमने देखा कि JIT जिस तरीके से बनी और फिर उस JIT की निगरानी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने की, तो वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और फिर बाद में जो JIT के फाइंडिंग्स के मुताबिक जिस तरीके से उनको सज़ाएँ सुनाई गई और फिर ट्रायल हुआ, और फिर आपको मालूम है कि अज़ीज़िया केस में भी सज़ा हुई, 8 साल की सज़ा हुई, और फिर एवनफील्ड केस में भी उनको जो है सज़ा हुई, और वो अपील में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, फिर वो इलाज के लिए लंदन चले गए, फिर वो इश्तिहारी करार दिया गया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि नून लीग के साथ या नवाज़ शरीफ के साथ जो कुछ भी हुआ, आज के दौर में अगर देखा जाए तो जो ताज़ा दुख और ताज़ा ज़ख्म होता है ना लोगों को या माशरे को, वो ज़्यादा लगता है आपको। और जो माजी के ज़ख्म भर जाते हैं तो वो कहते हैं वो तो कुछ भी नहीं थे। हालांकि वो जो ज़ख्म हैं वो सिस्टम को जो लगाए गए होते हैं लोग भी भूल जाते हैं, और सिस्टम इसलिए भूल जाता है कि ख़ुद सिस्टम के लगाए गए वो ज़ख्म होते हैं। अभी तक खान साहब के साथ उसी तरह की नाइंसाफ़ी देखिए, उस बेहुदा तरीके से कन्विक्शन आप ये सोचें कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला टेकअप किया गया। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने बगैर ट्रायल के नवाज़ शरीफ को नाअहल भी करार दे दिया, और उसके बाद फिर जिस तरीके से मॉनिटरिंग जज लगाए गए, और फिर नीचे जिस तरह सज़ाएँ हुई, और फिर बाद में जो वीडियोज़ आई, और फिर उन वीडियो से बचने के लिए जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जैसे जजों ने तफसीली फ़ैसले दिए कि वीडियोज़ जो है वो कैसे पेश हो सकेंगी बतौर सबूत और बतौर सबूत नहीं पेश हो सकेंगी। तो ये सब कुछ जो हुआ एक चलती हुई गवर्नमेंट के साथ हुआ, कोई अदम एतमाद की जो एक रस्मी कार्रवाई जो कानूनी और आइनी कार्रवाई है वो भी नहीं हुई। तो ये जिस तरह खुल्लम खुला अदलिया को इस्तेमाल किया गया, और जिस तरह न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल सिस्टम को ब्रेक डाउन किया गया, अदलिया के सिस्टम को हाईजैक किया गया, रिग किया गया, और हमारे जजेस जो हैं वो उसमें एयानतकार बने इस्टेब्लिशमेंट के। मैं तो ये कहूँगा, मगर एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये मवाज़ना जो हम कर रहे हैं इमरान ख़ान का और नवाज़ शरीफ का, ये वैसे ही है कि आप कहें कि नून लीग को 2 जूते पड़े हैं और इमरान ख़ान को 3 जूते पड़े हैं, लेकिन जूते मारने वालों का हम मवाज़ना वो नहीं कर रहे कि जूते मारने वाले जो हैं वो पहले वाले ज़्यादा डाढ़े थे या अब ज़्यादा डाढ़े हैं। क्योंकि मेरे ख़्याल में जूते मारने वाले का असल जुर्म ये नहीं है कि उसने एक को कम जूते मारे और दूसरे को ज़्यादा। उनका असल जुर्म ये है कि वो जूते
उनको मारना उनका हक ही नहीं बनता था। और ये जूते, उनको जूते मारने की बजाय जो है अपने काम के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जूते जो है ना, वो सियासतदानों को मारने के लिए नहीं हैं, वो पहनने के लिए हैं और वो पहन के कुछ और काम करने के लिए हैं। तो ये मुआवजा हम सिर्फ जूते खाने वालों का तो कर लेंगे कि किसको कम पड़े या ज़्यादा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बहस का महवर जो है वो जूते मारने वालों के किरदार पे भी होना चाहिए। एक चीज़ जो शक पैदा करती है हसन अय्यूब, वो ये होता है ना, इसमें थोड़ा समझ रहे नहीं, मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं खूब बड़ा बात करना चाह रहा हूँ इस पर, इनकी बात के बाद इमरान खान और नवाज शरीफ के मुकदमात में फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ को आर्टिकल 10A डिनाई किया गया और इमरान खान साहब को मिल रहा है। आप फिर उमर अता साहब की तरह बेंच को हाईजैक करना चाहते हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगा तो हसन को अपनी बात वो ठीक कह रहे हैं, फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल डिनाई किया गया था, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला नवाज शरीफ साहब को, इस बात तक तो ठीक है। लेकिन बात यह है कि क्या मुआवजा कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमात बने हैं वो इंजीनियर्ड हैं, वो टेलर्ड हैं। इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो टेलर्ड नहीं है। बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट ने हो सकता है कुछ ना कुछ रोल प्ले किया हो उनको ग्रिल करने के लिए या उनको फिक्स करने के लिए, लेकिन ये बात आप मुआवजा नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ की तरह इमरान खान के केसेस को भी उन्होंने इंजीनियर किया है। किसने उसको कहा था कि साइफर ले रहा हो? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था? क्या किसने कहा था कि अपने जो मिस डिक्लेरेशन करो, जो उनका तोशाखाना वाला केस है। अब तोशाखाना वाला केस लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि तोशाखाना वाला केस एक केस नहीं है। तोशाखाना में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने अपना फॉर्म बी में मिस डिक्लेरेशन किया है, ये वो केस है। अब दूसरा तोशाखाना वाला केस जो है वो नैब रेफरेंस है। अब ये दो अलग केसेस हैं और फिर एक 190 मिलियन पाउंड वाला भी केस उनके ऊपर अलग। नहीं, इमरान खान का मामला हम अलग से तफसील से डिस्कस करेंगे। भाई ये जानना चाह रहा था ना कि ये तासुर क्यों है कि पहले से हर कोई, मसलन अब उन्होंने इंतखाबी कैंपेन भी शुरू की है, ये भी तासुर है कि जी वो अगला वज़ीर आज़म होगा, तो अभी तो मुक़दमात की उनकी समाअत नहीं हुई है। तो आप जैसे लोगों को ये यकीन क्यों है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खामखा छूटेंगे और बरी होंगे, तो उसकी वजह से ये इंप्रेशन पैदा होता है कि शायद कोई मैच फिक्सिंग हुई है इमरान खान के? मैच फिक्सिंग नहीं है। एक बात तो ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो एवन फील्ड वाला केस है उसमें जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बरियत हुई है, तो वो बरियत ही इस बेस के ऊपर हुई है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर ही कुछ साबित नहीं कर सका था नैब। पहली बात तो ये होगी जो अपील थी मरीम नवाज की। अब दूसरा केस है अल-अज़ीज़िया वाला। अल-अज़ीज़िया वाले तो मोहतरम जो हमारे मरहूम जज थे, जज अरशद मलिक साहब, उनकी वीडियो है, कन्फेशन है, वो तो इसी बेस के ऊपर उनको नौकरी से उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन वो सज़ा जो है वो आज भी बरकरार है। गो कि उन्होंने जज साहब को निकाल दिया नौकरी से। उन्होंने जो है अपना एफिडेविट दिए, झूठे एफिडेविट जमा कराए। उसके बाद जब उनको ग्रिल किया गया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अगर आपको याद हो, फिर उस वक्त जो है वो जो थे, क्या नाम है, नासिर भट्ट साहब और नासिर जंजुआ साहब, इनके खिलाफ FIA ने मुकदमात बना दिए। फिर इस किस्म की जो है उनको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन ये चीज़ें तो अलग हैं। मेन चीज़ तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को जो आपने मती साहब से क्वेश्चन किया था कि इमरान साहब और जो नवाज शरीफ साहब हैं इनके मुकदमात में क्या मुमासलत है, क्या इंजीनियर्ड है, तो ये नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमात है वो तो मैंने आपको 2 बता दिए। बाकी तीसरा तोशाखाना वाला केस है वो ऑलरेडी चल रहा है। वो तो खाली नवाज शरीफ पर नहीं है, वो तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर के ऊपर भी है। वो मुकदमा तो तोशाखाना वाला ही मुकदमा फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से भी जो है वो चल रहा है। वो तो अलग से चलेगा, वो उतना सीरियस केस भी नहीं है। जो ये केस है यानी इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, जिसमें अगर आप बात कर लें कि जो साइफर वाला केस है, साइफर वो उनकी लीगल टीम आगे कह रही है जी कि साइफर जो है वो डी-क्लासिफाई होगा। अच्छा, नहीं उस पे अलग से आते हैं। तो अगर तो वो डी-क्लासिफाई हुआ होता तो फिर कोई मुकदमा नहीं था, और अगर वो डी-क्लासिफाई नहीं हुआ तो फिर ये बड़ा संगीन नोयत का मुकदमा है और इसका म्यूजिक भी उनको फेस करना पड़ेगा। ठीक, ज़रा क़य्यूम सिद्दीकी साहब की ज़ुबान को डी-क्लासिफाई करते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मती ने जो इतनी बड़ी सारी बात की ना, जो निज़ाम इंसाफ है उसमें होता ये है, आम बात ज़ुबान में बात करें कि मातहत अदालत में मुकदमा चलता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि वो फाइनल आर्बिट्रेशन होती है। और उसी को हम आर्टिकल 10A जो है वो कहते हैं कि ये फेयर ट्रायल है, कि उसको ड्यू प्रोसेस में मुकदमे को चलना चाहिए। नवाज शरीफ के केस के अंदर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ और नीचे की तरफ आया, मतलब जो बिल्कुल ही बरक्स हुआ, मतलब सारे का सारा सिस्टम ही उल्टा चलाया गया। ठीक, इमरान खान साहब के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उनको ड्यू प्रोसेस मिल रहा है।
FIR कटती है, मातहत अदालत में जाते हैं, वहाँ से मुकदमा शुरू हुआ है, वहाँ से उनके पास फिर अपील का कुछ जगहों पे तो अनड्यू प्रोसेस में मिला था कि उधर समाप्त शुरू हो जाती है, हालात या उनको रोक देते हैं। उन्होंने खत क्यों लिख दिया भाई था? मैं इस कंट्रोवर्सी में जा ही नहीं रहा। आप देखिए, मैं बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ इस हवाले से कि किसी भी मुकदमे के मेरिट्स या उसके ऊपर, जबकि वो सब जुडिस है, बात करने से थोड़े से एहतियात करनी चाहिए। मैं आपको एक ओवरऑल जो है ना एक वो आपको बता रहा हूँ कि भाई जो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी जो मुझे नज़र आती है कि जो मुकदमा जो ट्रायल की वहाँ से शुरू होकर नीचे से ऊपर जाना चाहिए था, वो ऊपर से नीचे की तरफ चला। तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी इस सारे सिस्टम की है, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी देखिए आप, एक 184(3) के नीचे एक दरख्वास्त आई साबिक DGI ISI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़। वो बहुत सीरियस एलिगेशंस उसके अंदर लगाए गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जनाब हम किसी का राइट जो है वो प्रेजुडिस नहीं कर सकते, हमने कोई भी ऑब्जर्वेशन दी। इसी तरह से अभी ये जो मैं कहता हूँ ना कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो जाहिर बात है आप लोग तो समझदार हैं, उनको समझते हैं। तो आम आदमी आप 184(3) को क्या समझता है, तो आप ज़रा 184(3) की वजाहत करें, वो क्या है? देखें 184(3) तो ये है जिसको आप उर्फ़ आम में अज़ खुद नोटिस कहते हैं ना, ठीक, या पब्लिक इम्पोर्टेंस का ऐसा मामला जिसमें किसी का बुनियादी हक इन्फोर्स करना हो। ठीक, यानी कि मेरा अगर कोई हक, बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है तो उसको इस बुनियाद पे लोग गए, उनके खिलाफ दरख्वास्त दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप पहले ट्रायल कोर्ट की तरफ जाएं। आप ड्यू प्रोसेस में जाएं, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडीज मौजूद हैं। अब ये जो है 184(3) ये तो जो मार्जिनलाइज्ड क्लासेस हैं ना हमारी सोसाइटी की, बट्टा मजदूर हो गए, ये धुएं एनवायरनमेंट के हवाले से हो गया, या इस तरह की कोई चीज़ जो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करती है। अगर आपके दो लोगों के आपस का मामला है तो आप जाएं, आपके पास बहुत सारे नीचे फोरम मौजूद हैं, सिविल, क्रिमिनल, और फिर उसके बाद जो है आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडीज मौजूद है। अब इसी तरह से अभी ये फिर एक और भी मिसाल ले लीजिए कि ये जो 190 मिलियन पाउंड की जो बात आई, उसमें भी एक दरख्वास्त गुजार आए हुए थे सब तैन फाजली साहब के जी ये 190 मिलियन जो है ना, इसके हवाले से आप हुक्म जारी करें। तो अदालत ने कहा हम आपकी बात क्यों सुने, नैब के अंदर चल रहा है, मेरा केस प्रेजुडिस हो जाएगा अगर आपने एक लफ्ज़ भी लिख दिया। अदालत कॉन्शियस थी, अदालत ने कहा ठीक है हम नहीं लिखेंगे, लेकिन पैसे रखने का हमारे पास कोई हक नहीं है। तो पैसे जो उनसे थे वो दोनों हुकूमतों के पास चले गए। सो अब अगर यही उल्टी कर दी जाती है ये सारी तदबीरें, तो फिर वो जो ड्यू प्रोसेस है वो डिनाई होता है। मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी हसनत मारे साहब की मैं राय लूँ, आप भी ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के केसेस में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया और उसके लिए अदलिया को इस्तेमाल किया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? देखें, बिल्कुल उसमें अदलिया नवाज शरीफ के मामले में भी इस्तेमाल हुई और इमरान खान के मामले में भी हो रही है। ये हम नहीं कह सकते कि इमरान खान के मामले में अदलिया नहीं इस्तेमाल हो रही। नहीं, तो ये फ़िक्रा दोनों को फिर एक जैसा बना बिल्कुल ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को सहूलतकारी मिली जब तक उमर अता बंदयाल टेनोर पे थे, उसके बाद ये है कि वो सहूलत अब उनको बंद हो गई। सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट की सहूलतकारी के हवाले से तो मामला उलट हो गया, यानी कि उधर सुप्रीम कोर्ट ने उठ के नवाज शरीफ के खिलाफ सहूलतकारी की और इधर आप फरमा रहे हैं कि अता बंदयाल साहब के दौर तक सुप्रीम कोर्ट से रही, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गई। जो बात है पनामा की, मेरा ख्याल है कि उसमें शरीफ फैमिली की अपनी भी गलतियाँ हैं, उनको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, उस वक्त चाहिए था कि FIA नैब से इंक्वायरी करा के मामला ख़त्म करते। उस वक्त के अटार्नी जनरल अशरफ साहब कहते हैं कि मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा जी नहीं, नैब जो है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के असर वसूख में है, हमें ट्रस्ट नहीं है। जब पटिशन की गई इमरान खान की तरफ से, उसकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि ठीक है हम जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट हम करें, हम उस पर जो है पूरा हमें ट्रस्ट होगा। फिर कतरी लेटर देने की ज़रूरत क्या थी? देखिए, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में यही फ़र्क है कि वो अपना मेरिट पे कोई डिफेंस ही नहीं देते। नहीं, क्लाइंट की या फिर वकील की गलती अपनी जगह पे, लेकिन आप आगे इस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं या हुए? देखिए, वो तो फिर ये हुआ कि जब JIT बनी और फिर एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट की क़यादत थी वो एक पेज पे थी, और उसी तरह नवाज शरीफ को घर भेजा गया और उनका ट्रायल को पूरा मॉनिटर किया गया। इलेक्शन से पहले उनको नायल किया गया। यहाँ भी आप देखें ना, साइफर केस है, साइफर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ रही है कि 4 हफ्ते में कंक्लूड करें साइफर केस।
मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट अब अपनी गलतियों से उसके साथ है करने की बात और मॉनिटरिंग में फ़र्क नहीं है। वो मॉनिटरिंग भी एक चीज़ आती है कि जब आप कहते हैं इलेक्शन से पहले, वहाँ भी आप देखें इलेक्शन से पहले आप एक सियासतदान को नायल करवाना चाह रहे हैं और यहाँ भी कराना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आई है और वहाँ जिस तरह क्यूम साहब कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम दूसरे का जो प्रोसेस जो है, एक राइट है, उसको हम इस तरह अफेक्ट नहीं कर सकते और 184(3) का इस्तेमाल जो माजी में था वो नहीं हो रहा। बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ हैं शिकायत और कुछ जायज़ भी हैं बिल्कुल पीटीआई की। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कि चीज़ें अब जो हैं वो कानून और आइन के मुताबिक जा रही हैं। एक मिनट, ये हसनत मालिक साहब कह रहे हैं कि उसमें कुछ नवाज शरीफ फैमिली और उनके वकला की अपनी गलती भी थी, लेकिन इस पे चारों पैनलिस्ट का इत्तेफाक है कि नवाज शरीफ के केसेस के मामले में इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस वक्त क्या क्या केसेस हैं और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ क्या क्या केसेस हैं और दोनों में बरियत का और सज़ा के कितने इम्कानात है। हमारे साथ रहिए, मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जरिए में मतीउर जान साहब, ये अभी जो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस कौन कौन से हैं और इतने वो मुतमईन क्यों हैं कि वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? देखिए, जैसे पहले हसन ने भी जिक्र किया, जब मरीम नवाज़ की अपील का फ़ैसला हुआ था उनकी ज़मानत के हवाले से, तो उसके अंदर एक जुमला ये लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि चूँकि नैब जो है एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ या लिंक नवाज शरीफ से इस्टेब्लिश ही नहीं कर सका, तो मरीम नवाज़ की बारी तो बाद में आती है, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम था एबेटमेंट का, जायदादों को छुपाने के हवाले से। तो वो जो एक जुमला था वो बड़ा ही एक बुनियादी उसका अब रोल होगा आइंदा भी, जब भी अपीलें बाकायदा दलाइल इस पे शुरू होंगे तो वो बड़ा अहम है। और नैब की तरफ से भी हम देख रहे हैं वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, वहाँ पे भी एक नई क़यादत आ गई है और जमहूरी क़यादत है, माशाल्लाह से जमहूरियत को पसंद करती है वो, और वो भी अब सियासतदानों को इस तरह सज़ा नहीं देगी, वो तो बल्कि अब इंसाफ करेगी सियासतदानों से, और हो भी रहा है, आप देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नैब की भी अब पॉलिसी ये नहीं है कि सियासतदानों को इस तरह पनिश किया जाए, क्योंकि कितना अर्सा लग सकता है इस प्रोसेस की तकमील में? इस प्रोसेस की तकमील में ज़ाहिर बात है अब अगले इलेक्शन से पहले, अगर इलेक्शन होने हैं, ऑब्वियसली होने हैं, नाउज़ुबिल्लाह ये तो नहीं हम कह सकते कि नहीं होंगे, तो मगर ये है कि 8 फरवरी की जो तारीख़ है उससे पहले कागज़ात नामज़दगी की जो डेट बन रही है, जनरल जो एक कैलकुलेशन अगर करें तो 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के दौरान कागज़ात जमा होने हैं। तो उससे पहले नवाज़ शरीफ साहब को अगर एक क्लीन चिट नहीं मिलती तो वो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते, और अगर नवाज़ शरीफ जो हैं कागज़ात नामज़दगी तक क्लियर नहीं होते तो नून लीग की भी और जो दूसरे इदारे हैं उनकी भी जो इंतखाबी हिकमत अमली है वो नाकाम हो जाएगी, क्योंकि सारी इंतखाबी हिकमत अमली और इंतखाबी अमल की जो साख और क्रेडिबिलिटी है वो इस वक्त जुड़ी है किसी भी बड़े सियासतदान के इंतखाबी मार्के का हिस्सा होने से। अदरवाइज़ लोग जो हैं, जो थोड़े बहुत हैं, वो भी नहीं बाहर निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है नवाज शरीफ के लिए कि वो अगले 2 हफ़्तों के अंदर, और आई एम श्योर कि जो नैब ने पहले ही कह दिया रिकॉर्ड पे कि कोई एविडेंस नहीं है, वो अब इंटरेस्टेड भी नहीं है कि एवनफील्ड में या लजीजिया केस में पनिशमेंट के लिए जाएं, तो मुझे लगता है कि फ़ैसले जल्दी हो जाएंगे, 2 हफ़्तों के अंदर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक के बाद जब ये अपीलें अब लगेंगी 28 तारीख को, जो नेक्स्ट कल से लग रही हैं, कल से लग रही हैं, तो ये मेरे ख्याल में विद इन अ वीक भी इसका डिसीजन हो सकता है। जहाँ तक गलती की बात एक हसनात ने की थी कि नून लीग से गलती हुई, देखें जब हमने ये तय कर लिया और हम सारे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि अदलिया इस्तेमाल हो रही थी और ख़ुद हसनात भी कह रहे हैं इस्तेमाल हो रही थी, तो फिर उसमें गलती का दलील तो बहुत पीछे रह जाती है कि उसमें गलती करें या ना करें, अगर अदलिया हो ही इस्तेमाल रही है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अच्छे दलाइल दें या बुरे दलाइल दें, या किसी को चैलेंज किया आपने या किसी को नहीं किया। तो जब गलती जो है ये कोई किसी सियासतदान की गलती नहीं है, मैं अभी भी समझता हूँ वो तो इलेक्शन से पहले जर्नलिस्टों की नशिस्त में वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ये जो कानूनी गलतियाँ और पेचीदगियाँ हैं ना, इनके ऊपर हमें ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे असल चीज़ ये है कि ये असल फ़ैसले कौन कर रहा है, असल फ़ैसले कौन कर रहा है। बाकी तो आप जितना मर्ज़ी घंटों बैठ के डिस्कस करते रहें कि नून लीग से वकीलों से ये गलती हो गई और असल फैसले कोई भी करे, लेकिन उन फैसलों के लिए ज़ाहिर बात है कि कोई बहाना मवाद तो ढूंढा जाता है। तो
इस वक्त PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो केसेस है वो आप क्या समझते हैं कि यूं ही उस ज़ुमरे में आते हैं कि बस मवाद ढूंढा गया है, या कि नहीं उन्होंने ख़ुद अपने लिए ये मवाद बराबर किया है? नहीं, वो किसी ने नहीं किया, वो तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुद ये सब कुछ किया है। ये उनका अपनी जो करनी है, जो उनके मुंह के सामने आ रही है, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। यानी आपको मैं बता रहा हूँ कि उनकी ऑडियो आपने नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि साइफर पर हमने खेलना है। अब एक बंदा खुद कह रहा है मैंने खेलना है, मैंने प्ले करना है, और उसको पता भी है, एडवाइस भी किया गया। और देखिए उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने उनके ख़िलाफ़ 164 का बयान दे दिया। क्या आज़म खान जो है उनको नहीं मालूम कि अगर साइफर अगर डिक्लासीफाई हुआ था तो फिर आज़म खान को आकर ये बेवकूफ़ी करने की क्या ज़रूरत थी? अगर साइफर डिक्लासीफाई है तो फिर इमरान खान के खिलाफ तो मुकदमा चल ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी ऑब्वियस बात है। ये टैप तो असद उमर की भी आई थी, असद उमर कैसे बच गया? इसलिए कि जनरल का बेटा है। मुमकिन है, मुमकिन है, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम उनका कोई किरदार नहीं है। उनका किरदार देखिए ना, जिस बंदे ने कहा कि मैंने प्ले करना है तो वो मेन की रोल जो है वो तो इमरान खान साहब का बनता है और शाह महमूद कुरैशी का बनता है। अगर इमरान खान साहब को इसमें सज़ा होती है तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बचत नहीं है, और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की बचत नहीं है तो फिर उनके लिए भी वही मेरिट होना चाहिए जो कि इमरान खान साहब के लिए। लेकिन इससे पहले जो बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वकला की गलती नहीं है, तो वकला की गलतियां हैं, मैं तो हसनात से एग्री करता हूं। देखिए उनके आई रिमेंबर कि उन्होंने कहा था सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने कहा जी कि सैलरी के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा इट वाज नेवर विड्रॉन। जब नेवर विड्रॉन का लफ्ज़ उन्होंने बोला तो वहाँ से उन्होंने कह दिया एडमिशन हो गया, और वहाँ से वो रिसीवेबल वाली बात आ गई। अब देखिए जब इस किस्म के आप ब्लंडर कमिट करेंगे ड्यूरिंग जब आप आर्गू कर रही हैं तो आप जो है वो क्या मतलब, लेकिन अगर वो कलाई से डबल गलतियां भी करते, लेकिन वो कलाई से डबल गलतियां भी करते, लेकिन नवाज शरीफ उसी तरह लाडले होते जिस तरह 2018 में PTI के चेयरमैन थे, तो क्या उनको सजा हो सकती थी? नहीं, क्योंकि मैंने एक जनरलों की मुंह से खुद 15-20 दिन पहले सुना था कि इमरान खान अगले वज़ीर आज़म होंगे, तो किस बुनियाद पे कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक सुना था। और इमरान खान साहब ने जो 9 मई वाले वाक़यात किए हैं, इसकी वजह भी ये है, जो उनकी पार्टी ने जो 9 मई वाले वाक़यात किए हैं उसकी वजूहात भी यही है कि हमेशा वो बड़े से बड़ा जुर्म उन्होंने किया तो कोई पकड़ नहीं थी। वो 25 मई को आगे यहाँ पर लाओ लश्कर के साथ, हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया, उन्होंने जलाओ घेराओ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ। और फिर भी जब पहले ही मरतबा आमना सामना हमने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, जो 25 मई को भी चीफ जस्टिस थे, उनका आमना सामना हुआ तो उनको कहते हैं गुड टू सी यू। देखिए खान साहब, हाँ, तो मतलब ये है, और वेलकम भी किया। राय जी से कहते हैं कि इनके लिए इस तरह की गाड़ी का बंदोबस्त, और मर्सिडीज में मंगवाया, मर्सिडीज में, और मर्सिडीज में उनको बुलवाया, और पता नहीं कहा जी कि इनके दोस्त अब आप इनको जो है ना वो रेस्ट हाउस में ठहराएं, वो आके इनसे मुलाकात कर सकें, इस किस्म की बातें थी। तो वो इमरान खान साहब मेंटली तौर पर इस बात पर कन्विंस हो चुके थे कि मैं जो मर्जी करूँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसी का फिर ये नतीजा निकला। उसी का नतीजा ये पहले हो चुका था 9 मई वाले वाक़यात। अच्छा, हम उनके वो लाडले थे, हमारे लाडले अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, तो ये बताइए कि ये जो PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो केसेस है कौन कौन से हैं और उसमें आपको ख़तरनाक कौन से नज़र आ रहे हैं? पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने कहा कि उस वक्त कहा जा रहा था कि इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे, आजकल किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन वज़ीर आज़म होगा? ख़बर भी देना आप भी। नहीं, आजकल इसी तरह पब्लिकली इंटरेक्ट नहीं करते वो लोग जिस तरह वो पिछली वाले करते थे। अच्छा, मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बात की थी, बताने लगे थे। हाँ, तासुर नहीं, आप बताएं। नहीं, पहले तासुर यही है कि जिस तरह जो है ना यहाँ की जुडिशल मामलात की क़यादत क़य्यूम सिद्दीकी साहब के हाथ में है, तो इसी तरह वो नवाज शरीफ के हाथ में इंतज़ामी क़यादत आने वाली है। अच्छा, तो तासुर ही दुरुस्त है। मसला ये है कि जो किसी भी केस के ऊपर कोई बात करना, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत देखा जाता है, वो उसको नहीं प्रेजुडिस करना चाहिए किसी भी हवाले। अच्छा चलो, मेरिट्स पे तो हम बात नहीं करें, तादाद बता दें। हर वो मुकदमा, देखें मैं आपको बताऊं, हर वो मुकदमा जो कि अदालत के अंदर पड़ा हुआ है और उसका फैसला नहीं हुआ, वो उसके लिए ख़तरनाक ही होता। ठीक है ना। अब उसमें आप भूल जाएं वो साइफर केस होगा, वो ख़ावर मनिका साहब की नई दरख्वास्त इद्दत वाली होगी, या जो है उसके बाद और भी बहुत सारे केसेस हैं, तशद्दुद का केस, तोशाखाना का केस, नैब का केस, अल-कादिर ट्रस्ट केस, ये सारी चीज़ें जो हैं जब तक डिसाइड नहीं हो जाती, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस, कचहरी हमला केस, मैं हर वो मुकदमा जो पड़ा हुआ है ना और डिसाइड नहीं हुआ, वो ख़तरनाक है। मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हसनत मलिक साहब, क़य्यूम सदीक़ी साहब का गला भी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उससे फीस भी बहुत ज़्यादा ली है, तो इसलिए मैं आपकी से रुजू करूँगा कि जो PTI चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ अहम तरीन मुकदमात कौन कौन से हैं। वैसे तो बाज़ों का तो हमारे वो किसी ज़माने में एक ही दिन में मीर शकील साहब के ख़िलाफ़ 30 से ज़्यादा तवील रसालत के केसेस दर्ज किए गए थे, लेकिन इसमें सीरियस केसेस कौन कौन से हैं और जिसके वो ख़ुद रिस्पॉन्सिबल है बनने के? देखिए, मेरा ख्याल है तोशा खाना केस है और उसमें तो उनको सज़ा हो चुकी है। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रिव्यू कर रहे हैं कि जी उनकी जजमेंट सस्पेंड के हवाले से सुना जाए, क्योंकि उनसे भी, उनकी लीगल टीम से भी ब्लंडर ये हुआ कि उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दे दी, जजमेंट सस्पेंशन की दरख्वास्त नहीं दी। अब उनकी सज़ा तो मुअत्तल है, लेकिन जो कन्विक्शन है वो अभी तक है, मौजूद है, तो वो डिस्क्वालीफाइड है अगले इलेक्शन के लिए। तो तोशा खाना है। और साइफर केस में जैसे बज़ाहिर लग रहा है कि ट्रायल दोबारा स्टार्ट हो गए। फिर एक इद्दत केस भी है जो है स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तोशा खाना एक केस भी एनफ होगा। और जब रियासत चाहे कि किसी सियासतदान को इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ने देना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन माजी में जिस तरह नवाज शरीफ के बारे में फैसला हो चुका था तो वो नहीं लड़ने दिया गया। तो वकीलों के ब्लंडर का कहां से आ गया? जब रियासत नहीं चाह रही तो वकील देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी के हवाले से भी 2018 में पीपल्स पार्टी के हवाले से भी यही मामला था। फेक अकाउंट में आसिफ जरदारी का यही है कि वो अपना डिफेंस ही नहीं बताते, वो अपना कोई चीज़, वो डिले टैक्टिक्स आसिफ जरदारी डिले टैक्टिक्स करते हैं ताकि, और वो अपने मामलात सुलझाते हैं रियासत के साथ और रियासत के बयानिए के साथ चलते हैं, और इसी वजह से वो कामयाब भी है। अभी भी आपने देखा होगा। तो इस वक्त अगर ये बात आपकी ठीक है कि इस मुल्क में जो आप कह रहे हैं कि केस में कितना जान है, किस में नहीं है, अब बनी गाला केस है इमरान खान का, इसमें खुद जनरल बाजवा कह रहे हैं कि मुझे साकिब निसार ने कहा कि इनके पास तो मनी ट्रेल है ही नहीं इमरान खान के पास, तो लेकिन अगर फिर वज़ीर आज़म कौन होगा अगर ये इनको नायल कर दिया? तो देखिए, जो रियासत समझती है वही होगा, और रियासत मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान के हवाले से समझती है कि वो फिट फॉर नॉट कि मुल्क चला सकें या सियासत कर सकें। हालांकि उनके वकील बहुत अच्छे दलाल दे रहे हैं। हाँ, ये वकील जिस तरीके से आप क्या समझते हैं कि एक तो मुझे ये भी समझ नहीं आती। अब ये देखें ना, इसमें अब कुछ वकील जो है पहले सिर्फ वकील थे, इन्होंने फैसला लिया है, ठीक है, माजिद के साथ इनकी लीगल स्ट्रैटेजी देख लीजिए कि वो तमाम चीज़ें जो अपील की स्टेज के ऊपर ड्यू प्रोसेस को डिनाई करते हुए उनके हक में ट्रायल को विशिएट कर सकती थी, साइफर केस की, उस सारी की सारी लीगल लकूनास जो है वो आपने एड्रेस करवा लिए। अब ये किसके अपने पांव पर खुद को लाठी मारते हैं। इनके पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं, तो ये बात भी समझ आप देखते हैं ये क्यों, कौन करवा रहा है। और दूसरा, अभी पहले से कहने लगे हैं कि जी एक वकील कहता है कि मैं उनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, दूसरा कहता है मैं उनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। ये जो सिलसिला होता है, और मुझे तो ये भी हैरत होती है, एक वकील नवाज शरीफ का भी वकील था, इनका भी वकील है, मुज़ाहिर नकवी साहब का भी वकील है। ये क्या चक्कर होता है? आजकल जो वकील ये दावा कर रहे हैं कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, ये वकला उसी सूरत में इलेक्शन लड़ सकते हैं कि अगर खान साहब जेल में रहेंगे। तो अगर वो जेल से बाहर आ गए तो फिर वकीलों को कौन टिकट देगा? तो खुद उनके वकला को सूट करता है कि उनको, वकला के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि खान साहब अंदर ही रहे, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से। बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं उनकी कमाई भी बड़ी अच्छी होती है ना। वो बात कर रहे हैं, लीडरान जेल से बाहर आ जाए तो फिर वो कला के पैसे कहाँ से? नहीं, एक ये वही बात कर रहे हैं ना कि एक साहब थे, उन्होंने कुछ 20 मिलियन की जो है ना डकैती की, तो वो अपने एक लॉयर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि देखें मैं अंदर नहीं जाना, मुझे जाना चाहिए। उसने कहा जब तक आप मेरी फ़ीस अदा कर रहे हैं, मैं 20 मिलियन आपके पास जब तक है आप अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, ये वो कला की वारदातों पे अगर मैं प्रोग्राम करूं, अगर वो कला की वारदातों पे मैं प्रोग्राम, तो आप लोग मेरे साथ पूरी तरह बता रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़े से बड़ा वकील जो है ना, बड़े से बड़ा वकील, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि ये अदालतें इंसाफ नहीं कर रही या ये अदालती मामलात नहीं है, ये कहीं और फैसले, और वो कभी ये नहीं कहेगा। उसकी वजह ये है कि बचपन से 55 तक उनकी रोज़ी रोटी इन्हीं अदालतों के सामने पेश होना है। जिस दिन एक बड़े वकील ने ये कह दिया कि इंसाफ के फ़ैसले कहीं और हो रहे हैं, अदालतों में नहीं हो रहे, तो फिर उसका ये तो एक क्लाइंट है ना, आगे जितना भी केसेस उनको मिलेंगे उनके हक़ में कोई किसी जज ने फ़ैसला नहीं करना। एक तो ये बात तय है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे वकला जो हैं सियासी जमातों में भी हैं,
सेनेटर भी हैं, पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं वो लोग। तो इनका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही यही है। इन वकला को जिस रोज़ कानून बन गया कि ये अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सियासत नहीं कर सकते, और अगर सियासत कर रहे हैं तो प्रैक्टिस पे इनकी पाबंदी होनी चाहिए, तो उस रोज़ ये अपनी वफादारी क्लियर करेंगे। अदरवाइज़ इनकी वफादारी किसी सियासी जमात के साथ उसी तरह नहीं होती जिस तरह एक रिटायर्ड जर्नल की किसी सियासी जमात नहीं। अब के साथ हसन मसलन हमें बतौर जर्नलिस्ट कुछ प्रिविलेजेस भी हासिल होते हैं, बिल्कुल, जो आम शहरी को शायद हासिल नहीं होते, फिर प्राइस भी। लेकिन मसलन मैं ज़ाती तौर पर कई बार ये कह भी चुका हूँ और आप सब भी, कि फिर जर्नलिस्ट को न पार्टी को होता लेना चाहिए, न हुकूमत का होता लेना चाहिए, जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट रहना चाहिए। बिल्कुल। अभी भी इस हुकूमत साजी के वक्त भी एक मौका आया तो मैंने यही कहा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, वज़ीर जर्नलिस्ट इत्तलात बनने की आपको ऑफर ठीक है। वो आप तो खुशकिस्मत है, आपको ऑफर कर देते उनको वज़ीर लोग। इत्तलात की ऑफर थी, वैसे रिफ्यूज कर हिम्मत कैसे हुई कि आपको वो ऑफर लेकिन हमेशा मेरा यही जवाब होती है, शायद वो इसलिए ऑफर हसन करते को नहीं हुई, हैं, वो इसलिए ऑफर होती है, ये तीसरी मरतबा हुई कि भाई कबूल कर लेना। इसलिए की जाती है कि मैं कहता हूँ जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट मरूंगा नहीं। मैं जो सवाल की तरफ आना चाहता नहीं, वो जेलस हो रहे हैं कि साहब ठीक इसी तरह हम जो हसन ठीक कह रहे हैं, इनको ऑफर अगर होती है तो करीम साहब जेलस नहीं, हो हम जो वकील से बात करते हैं कि यार ये आप क्या करते हैं, कल आप नवाज शरीफ को ठीक साबित कर रहे थे, आज इमरान खान को कर रहे हैं, परसों जो है जरदारी साहब को करेंगे, तो वो कहते हैं यार मैं तो वकील हूँ, एग्जैक्टली, मैं तो जिस तरह जर्नलिस्ट हर किसी की खबर देता है, मैं हर किसी की, मैं तो माली हूँ। तो फिर क्या हमारे जर्नलिस्टों की तरह इन वकला को भी अच्छा, मैं थोड़ा सियासत से दूर नहीं रखना चाहिए? मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दूं। देखें, दुनिया भर में जो सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, ओपिनियन मेकर्स होते हैं, वो इवन कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज्वाइन करते हैं, एंड दे कट ऑफ देयर रिलेशनशिप विद देयर प्रोफेशनल, दे कट ऑफ इट एंड डिक्लेयर। और दूसरी बात ये है, जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लेयर भी करते हैं, इवन पॉलिटिक्स में भी। अगर मेरा भांजा भतीजा या हसन का भाई भांजा भतीजा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो डिक्लेयर करता है, वो बैठ के जगह जगह तज्जिया नहीं मारता है जब तक वो ये ना बताए कि मेरा इसमें इस पार्टी के साथ या उस पार्टी के साथ इंटरेस्ट है। बाहर के ममालिक की बड़े क्लियर एक कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात, वो बेटे के और वालिद का होता है, पेरेंट्स का होता है, भाई भांजे भतीजे का नहीं होता। अच्छा, भाई का नहीं होता, भतीजे का भी नहीं होता, जो है वो भाई का नहीं होता, हर एक अपना अपना होता है ना। ठीक है, भाई का नहीं होता, ठीक है, भाई का नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि जर्नलिस्ट जो हैं वो जब ज्वाइन कर लेते हैं तो वो जर्नलिज्म नहीं कंटिन्यू रख सकते। लॉयर्स का मैं जो पहले भी कह रहा हूँ आपको, जब वो गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं तो वो पार्लियामेंटेरियन भी होते हैं, ठीक है, और पार्लियामेंटेरियन होते हुए सेनेटर्स जो है यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बरतानिया में ऐसा नहीं है, मिनिस्टर को नहीं करते प्रैक्टिस, लेकिन कई मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ जो है उन्होंने भी इस्तीफा मिनिस्टर होके फिर पैसे बांटने बारूमों में वो उनकी हाथ में होता है। देखिए, फरोग रसीद साहब ने जनरल बाजवा के केस में इस्तीफा दिया, वो वजीर बन जाते थे, शाम को वकील बन जाते थे, किया उन्होंने, ये उन्होंने किया है। और देखिए, बात ये है कि जो बार है वो बार है, जो अगर आपके ऊपर कदगन है बीइंग आप होल्डिंग अ पोर्टफोलियो जो एज अ कैबिनेट मेंबर, तब तो आप नहीं पेश हो सकते। लेकिन अगर आप सेनेटर हैं, अब देखें, अब हमने देखा है कि कितने सेनेटर्स हैं, इवन के अली जफ़र साहब को देख लें, आप ये देख लें, इनको आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, तमाम लोग पेश होते हैं ना। अभी भी नवाज शरीफ साहब को कौन रिप्रेजेंट करेगा कल वाले केस में, जो अल अजीज़िया और एवन फील्ड के अंदर? तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब अमजद परवेज़ साहब के साथ जो है वो को कौंसल है, वो वहाँ पर वो उन्होंने देने दलाइल देने और दे भी रहे हैं। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल मुताबिक। और कभी अगर एक आदमी ने, यानी मेरे हिसाब से अगर एक आदमी ने नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट किया हुआ है और फिर वो आसिफ अली जरदारी को करता है या इमरान खान को करता है, तो हर केस के अलग अलग मेरिट्स हैं। आपने मेरिट के ऊपर देखना ना, तो उस पे एतराज नहीं है। लेकिन अगर आपने सियासत करनी है, फिर सियासत अगर करनी है, तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अगर आपने सियासत करनी है तो फिर ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, आईनी तौर पे जिस वकील ने किसी जमात को ज्वाइन नहीं किया होता तो वो वकील किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये आइन के अंदर हर शहरी का हक है कि वो अपनी मर्ज़ी के वकील को हायर करे, अपनी चॉइस के वकील को, और वो वकील जो है उसको रिफ्यूज़ करना भी उसके लिए आइनी और कानूनी तौर पे बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है। उसको रीज़न बताने चाहिए कि मैं क्यों रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपके साथ क्यों नहीं चल सकता। वो कला का बहुत बड़ा वकील हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनकी भी राय ले इस मामले में। नहीं, देखें, बात यह है कि एक चीज़ है, वो ठीक है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो सकती हैं, लेकिन जो आपका रोज़ी कमाने का हक है वो तो आपका है ना। अगर आप पार्लियामेंटेरियन हैं तो क्या, लेकिन दूसरे की रोजी पे लात मारने का हक तो नहीं है ना। अब सियासतदान की जगह आप जाके इलेक्शन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल नहीं है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो मतीला जान साहब सिर्फ इस प्रोफेशन के देखिए, पार्लियामेंट के अंदर लॉबी है, उसको रेगुलेट करने का लीगल प्रैक्टिस एंड वो प्रोसीजर एक्ट है, ठीक है, वकला का।
अब उसके एम्बिट के अंदर आके आप अगर आप किसी वकील के चैम्बर में चले जाएं और वो आपका मुकदमा लेने से खाम इनकार नहीं कर सकता है, ये भी उसके अंदर चीज़ें बहुत सारी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से किसी को अपना हक है अब वकील करने का, तो अब अगर एक वकील जो है वो सियासी जमात के पास है, होने को तो बहुत कुछ होता है, मतलब आइडियल सिचुएशन तो कहीं पे भी नहीं है। क्या आपने ये नहीं देखा कि भी एक वकील जो है वो साफ़ी साहब का है और एक कयूम सिद्दीकी का है, और वो साफ़ी साहब का वकील कयूम सिद्दीकी से मिल जाता है। ये भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, वो मतलब मिलके जो है ना नीचे से तारीखें पता नहीं कौन सी किधर चली जाती है, उसका केस वो बेचारा देख रहा होता है मेरे साथ हुआ क्या। ठीक, तो चीज़ें बहुत सारी हैं, बट मोरालिटी नहीं है हमारी सोसाइटी कुछ असूल तय होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। देखें ना, मतलब हम बहुत बड़े बड़े केसेस के अंदर तो देखते हैं कि ठीक है नहीं होने चाहिए। एक मौका था कि एतजाज़ एहसन, अब ये भी एक बड़ी मज़े की बात है, एतजाज़ एहसन साहब जो है ना एक जज साहब के वकील थे, फिर उन्होंने कहा मैं इनके सामने पेश नहीं होऊंगा। वो दोनों अब लेकिन वो पेश ना होने के मेंबर है, वो पेश ना होने के चक्कर में उन्होंने अपनी फीस डबल कर दी। अच्छा, पेश ना होने के चक्कर और ये भी एक इंटरेस्टिंग कि वो और लतीफ़ कोसा पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, तो माजी में वजीर मुशीर भी रहे हैं, गवर्नर रहे हैं जी, गवर्नर रहे हैं, वज़ीर दाखिला रहे हैं। साफ़ी साहब बरतानिया में जब एमपी होता है मेंबर पार्लियामेंट, अगर वो लॉयर है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन के अंदर लॉबीज एक्टिव होती हैं जो उन्हें एज अ लॉयर हायर करके फीस देती हैं और काम पार्लियामेंट में करवाती हैं। अच्छा, हमारा वक्त ये प्रॉब्लम है, वक्त भी मुकम्मल है, लेकिन दूसरा टॉपिक हम भूल गए मुकम्मल उसके लिए वक्त में कि जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी दोनों के खिलाफ रेफरेंसेस आए हैं। इन दोनों में क्या कदर मुश्तरक है, क्या दोनों में मुखालफत है, यानी एक कोई मुवाफ़क़त नहीं है? चार्जेस जो जस्टिस मज़ाहिर पे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और वो 10 उन पे एलिगेशन हैं, और उन एलिगेशन की सीरियस इतने हैं कि बार कोई भी उनके साथ नहीं है, बल्कि कुछ बार जो हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल उनके ख़िलाफ़ है, कंप्लेनेंट है, वकील कोई भी उनके साथ नहीं है। जस्टिस काजी फाइसा के साथ सारी बार खड़ी थी, दोनों वकला के धड़े खड़े थे, और उनका मामला था कि उनकी जो फैमिली की थी वेल्थ या प्रॉपर्टी वो जो है वो डिक्लेयर नहीं थी। यहाँ कुछ और मामलात हैं और उसकी अभी तक डिटेल भी नहीं पता, जब केस दोबारा ओपन हियरिंग आएगी तो तब पता चलेगा। ये दोनों रेफरेंसेस हैं लेकिन दोनों में कोई ममासलत नहीं। देखें, स्ट्रेटजी एक ही जस्टिस मज़ाहिर की भी वही स्ट्रेटजी है कि उन्होंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फाइल की है, और उनकी तरफ से ये है कि जी मेरे पे जो रेफरेंस फाइलिंग है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक है। सबसे बड़ा डिफरेंस, आई एम सॉरी टू कट यू, कि जो काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस था वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, हाँ, और जो कंप्लेंट है ये कॉमन सिटीजन की एक कंप्लेंट है, और ये दोनों में बहुत फर्क है। वो आईनी रेफरेंस वो रियासत की तरफ से थी और ये फर्क दूसरा वो जज की अहलिया के वजह से वो रेफरेंस सामने आया था, उनके एसेट्स की वजह से, और इल्ज़ाम ऑब्वियसली ये था कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए उनके डिटेल्स में, जबकि यहाँ पे पर्सनल एलिगेशन हैं जज के ऊपर कि उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा मुबैना प्रॉपर्टीज के हवाले से बात है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भी अब बातें आ रही है ना कि जी जस्टिस मज़ाहिर साहब जो है शायद रिज़ाइन कर दें, तो मैं तो नहीं चाहता वो रिज़ाइन करें। मैं चाहता हूँ कि वो मुअज़्ज़ज़ जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो मामला है, एक दफ़ा इसका तयन हो कि वो इनोसेंट हैं या वो जो है मुजरिम है। अगर मुजरिम है तो उनको उसका कॉन्सिक्वेंस बर्दाश्त करना चाहिए, और अगर इनोसेंट है तो उनको क्लियर होना चाहिए। और वैसे जब तक वो, यानी मैं ये नतीजा अखज़ कर सकता हूँ कि केसेस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी हैं, लेकिन केसेस में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। बनाने वालों में कोई फ़र्क नहीं है, केसेस में फ़र्क। हाँ, रेफरेंस फाइज ईसा साहब के खिलाफ भी था और इनके खिलाफ भी बनाने वालों में नहीं, वो एक केसेस बनाए गए थे, और एक जो फ़र्क इसलिए है रेफरेंस में नवाज शरीफ वाले के इन्होंने खुद जो है वो अपने ये उनके अमाल हैं जो उनके मुंह के सामने आ रहे हैं, जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस बनाने के तो बनाने वालों में भी फ़र्क है ना। जी बिल्कुल, उनके खिलाफ रियासत की तरफ से आई थी, इनके खिलाफ एक इंडिविजुअल की तरफ से, उनके खिलाफ बीवी की वजह बनाया गया था, इधर इनके अपने, और वो डिपेंडेंट नहीं थे। यहाँ पे तो साहब के अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है भाईजान। चले, बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये वो कला के किरदार पे अगर आप लोग मेरे साथ वादा करें कि कुछ शेयर करेंगे तो मैं इस पे एक प्रोग्राम प्लान करता हूँ। नहीं, उसमें जो है ना, नहीं मुझे जवाब दे, शेयर करेंगे तफसीलात। हाँ, क्यों नहीं, बस चलें, ठीक है। तो आज वक्त इजाज़त मज़ीद नहीं देता। आप चारों का बहुत शुक्रिया नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आज के जरगे से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।